सब जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। बहुत इंपॉर्टेंट War or a fight with China is neither imminent, in my view, or unavoidable. So, leaders of great power nations need to continue to work together to ensure that we're doing things to reduce the opportunities for miscalculation and misunderstandings. Some external interfering forces keep hollowing out the One China principle with a salami slicing strategy. They have cooked up Taiwan-related legislations and continued to sell arms to Taiwan and have illegal official contacts with it. In fact, what they are doing is to embolden Taiwan independence separatists in an attempt to contain China with Taiwan. These malicious intentions are dragging Taiwan into a dangerous situation. China's handling of Taiwan-related issues in accordance with its laws. As to whether or not we're trying to create a NATO in the Indo-Pacific, I would tell you that what we're doing is what I said earlier in the speech. Countries of like-minded countries with similar values and a common vision of a free and open Indo-Pacific are working together to achieve that vision. And we've strengthened relationships with our allies and partners, and we see other countries strengthening their relationships with each other in the region. बहुत इंपॉर्टेंट इशू सर, थैंक यू। जिस पे बात मुझे करनी थी आपसे, दरअसल सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग चल रहा है और लॉयड ऑस्टिन और चीन के रक्षा मंत्री जिनके जो तेवर थे वो देखने लायक थे। क्या संदेश यहां से दिया गया है? जिस प्रकार से लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते लेकिन हम इसे टाल भी नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है चीन के विदेश मंत्री कहते हैं कि अगर कोई ताइवान और हमारे बीच में आएगा तो वो जल जाएगा। तो राजेश जी, मैं आपका प्रश्न का जवाब देने से पहले दो चीजें बताना चाहूंगा। पहले 3 बयान बताना चाहूंगा। पहला बयान पिछले साल 3 फरवरी 2023 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने दिया कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। उसके कुछ दिन बाद 21 अप्रैल 2023 को जोसेफ वू, जो कि ताइवान के विदेश मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया 2027 में हम पे चीन जंग करेगा। और 21 मार्च 2024 को एडमिरल जॉन एक्लिनो, जो कि कमांडर हैं अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के, उन्होंने बयान दिया जब उन्होंने अमेरिका की संसद की एक कमेटी को टेस्टिफाई किया और उन्होंने टेस्टिफाई किया कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। अब इन 3 महत्वपूर्ण लोगों के इन बयानों के बैकग्राउंड में हम आते हैं शंग्री-ला डायलॉग पे। दुनिया में 2 जो सबसे बड़ी सुरक्षा कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक होती है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और दूसरी होती है शंग्री-ला डायलॉग सिंगापुर में। और जो भी इन दोनों कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है इसका बहुत मायने होता है, इसका बहुत महत्व होता है। अब शंग्री-ला डायलॉग में जो बयान चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से आए, जो बयान अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन से आए, ये दोनों बयान उस बात को साफ और स्पष्ट करते हैं जो मैंने 3 बयान पहले दिए थे, जोसेफ वू के, CIA डायरेक्टर के और इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर के, कि 2027 का युद्ध निश्चित है। अब सबसे बड़ी तो चीज है कि 2027 महज 3 साल दूर है हमसे। अब क्या इस वक्त अमेरिका ताइवान की मदद के लिए जाएगा जब 2027 में चीन युद्ध करेगा? मेरी राय में नहीं जाएगा। अगर हम पिछले 10 साल में अमेरिका का इतिहास देखें, वो अपने किसी भी दोस्त की मदद के लिए उसने सैनिक नहीं भेजे हैं, हथियार भेजे हैं, पैसा भेजा, क्योंकि वो उसकी बिजनेस में बढ़ावा करता है। क्योंकि दुनिया की 10 में से 6 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां अमेरिका में हैं, तो अमेरिका को मुनाफा होता है दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो, झगड़ा हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है
आप यूक्रेन को देख लीजिए, आप इजराइल को देख लीजिए, अमेरिका ने एक भी सैनिक ना यूक्रेन में भेजा ना इजराइल में भेजा। पिछले ठीक साल है। ताइवान में एक ओपिनियन पोल हुआ था जिसमें 87% ताइवान के नागरिकों ने कहा कि अगर हम पे चीन युद्ध करता है, अमेरिका हमारी मदद के लिए सैनिक नहीं भेजेगा। तो इस वक्त जो शंग्रीला डायलॉग में दोनों रक्षा मंत्रियों के बयान आए हैं, उससे यह तो साफ स्पष्ट हो कि 2027 का जंग होना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने कहा कि इस वक्त ताइवान को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ताइवान पे चीन ने कब्जा कर लिया, उसके लिए हिंद प्रशांत का इलाका खुल जाएगा। उसका अगला युद्ध स्पाटले आइलैंड्स होगा और उसका तीसरा युद्ध 2025 में भारत पे होगा, जो एक टू फ्रंट वॉर होगी, पाकिस्तान और चीन की कंबाइंड भारत पे, जम्मू कश्मीर के और अरुणाचल प्रदेश के लिए, जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं आपके चैनल पे। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि ये वॉर जो है सिर्फ ताइवान तक नहीं रुकेगा, अगला निशाना ट्वांग होगा 2035। बिल्कुल राजेश जी, मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें पहली जंग का जिक्र है ताइवान, जो सारी इंडिकेशन है 2027 में। दूसरा जंग का जिक्र है स्पाटले आइलैंड। तीसरा जंग है भारत में अरुणाचल प्रदेश के लिए और वहां से पाकिस्तान का वार जम्मू कश्मीर के लिए। तो हम सारे जानते हैं कि चीन में कोई भी आदमी औरत कोई भी चीज ना बोल सकते हैं, ना टीवी पे प्रिंट मीडिया में लिख सकते हैं, ना टीवी पे बोल सकते हैं, जब तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल ना हो। इतना बड़ा बयान आना ये चीन की सरकार के सहमति के बगैर हो ही नहीं सकता है। और सारी टाइमलाइंस देखें, चाहे 2035 के टू फ्रंट वॉर युद्ध की, चाहे ताइवान की, चाहे स्पाटले आइलैंड्स के युद्ध की, सारी टाइमलाइन सही और सटीक बैठी हैं कि चीन ने युद्ध करना है। और मैं 1 मिनट और चाहूंगा, बहुत जरूरी हो जाता है दुनिया को इस वक्त एकजुट होकर चीन के विस्तारवाद को ताइवान में रोकना। जैसे मैंने पहले कहा, अगर ताइवान पे चीन ने कब्जा कर लिया, ताइवान के युद्ध में चीन विजय हो गया, उसके बाद पूरी दुनिया चीन के लिए खुल जाएगी और कोई भी ताकत चीन को उस वक्त रोक नहीं पाएगी ताइवान की विजय के बाद। ठीक है सर, लेकिन एक चीज और भी है जो मेरे जहन में आ रही है कि अगर चीन ताइवान तक पहुंचता है, अमेरिका उसको रोकता नहीं है, तो अगला निशाना फिर जापान भी होगा, जहां पर चीन का एक बड़ा सैन्य अमेरिका का एक बड़ा सैन्य बेस जापान के अंदर है। गुआम तक उसकी रीच और आसान हो जाएगी। फिलीपींस के साथ तो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कल मैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि अगर चीन ने यही आक्रामकता दिखाई और अगर हमारे किसी नागरिक की मौत होती है तो हम उसे युद्ध मानेंगे और उसी हिसाब से जवाब देंगे। तो क्या अमेरिका इन चीजों से नजर हटा सकता है सर? क्योंकि फिर सीधे तौर पे जापान, गुआम और फिलीपींस के ऊपर चीन की नजर होगी सर। राजेश जी, आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया। जो चौथा जंग है इस आर्टिकल में जिसका मैंने जिक्र पहले किया, चौथा जंग है सेनकाकू आइलैंड्स के लिए जो जापान के हैं। तो ये युद्ध ताइवान तक सीमित नहीं है, ये युद्ध बहुत बड़ा हो जाएगा अगर चीन को विजय मिल गई। और आज की तारीख में जो पलड़ा है वो चीन के फेवर में है। चीन की सैनिक शक्ति के सामने अमेरिका की सैनिक शक्ति कुछ भी नहीं है, और ये अमेरिका खुद कबूल कर चुका है पिछले साल नवंबर में, जब उनके डिपार्टमेंट डिफेंस ने रिपोर्ट रिलीज की। उन्होंने कहा कि चीन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर अमेरिका जैसा देश मान चुका है कि चीन की सैनिक ताकत बढ़ चुकी है, इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही नहीं रोक पाएगा, इस वक्त सारे देशों को, दुनिया के सारे देशों को इकट्ठा आना होगा। खास करके ये जो 7-8 देश हैं जिनका मैं बार बार कहता हूं मिलिट्री अलायंस बनाना बहुत जरूरी है, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, अमेरिका और भारत। जब तक, और अगर इसमें मलेशिया और इंडोनेशिया आ जाएं तो बहुत बढ़िया है। जब तक ये 8-10 देश जो कि चीन के विस्तारवाद से जूझ रहे हैं, जब तक ये 8-10 देश एक सैनिक अलायंस नहीं बनाएगा, मैं बार बार सैनिक अलायंस का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब एक सैनिक अलायंस होता है तो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, एक औपचारिकता आ जाती है कि अगर सैनिक अलायंस के किसी देश पे हमला किया तो सारा सैनिक अलायंस उठेगा। मैं बस 1 सेकंड और चाहूंगा, देखिए, क्योंकि नाटो का सैनिक अलायंस है, रूस ने अब तक किसी नाटो के देश पे हमला नहीं किया है। तो एक बारी एक फॉर्मल या औपचारिक सैनिक अलायंस बन जाए इन 8-10 देशों में जो कि चीन के विस्तारवाद से डायरेक्टली अफेक्टेड है,
दुनिया तो है अफेक्टेड, वो इनडायरेक्टली है, लेकिन ये 8-10 देश जिसके नाम लिए ये डायरेक्टली अफेक्टेड है। जब तक सैनिक अलायंस नहीं बनेगा, चीन के विस्तारवाद को रोकना मुश्किल है। मैं बस यहाँ पे एक चीज आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि यही चीज, सेम यही चीज जो आपने सर सवाल उठाया, वो चीन का कोई जनरल था जो लॉयड ऑस्टिन के सामने बैठा था, उसने यही सवाल पूछा कि क्या आप नेटो का विस्तार साउथ चाइना सी में कर रहे हैं? तो लॉयड ऑस्टिन का जवाब था कि नहीं, हम नेटो का विस्तार नहीं कर रहे हैं यहां पर, लेकिन हम जो देश एक सोच के हैं, हम उन्हें अपने साथ ला रहे हैं। राजेश जी देखिए, उन्होंने ये जो बयान दिया, लॉर्ड ऑस्टिन ने सही दिया, लेकिन इसका जो बयान का रिजल्ट है वो रिजल्ट कुछ नहीं है, क्योंकि जो क्वाड अलायंस बना वो सैनिक अलायंस नहीं है, जो अभी अमेरिका ने स्क्वाड बनाया वो भी सैनिक अलायंस नहीं है, और स्क्वाड से उसने भारत को बाहर रख दिया। तो कहने का मतलब चाहे क्वाड हो, चाहे स्क्वाड हो, या चाहे ऑकस हो, ये तीनों सैनिक अलायंस नहीं है। और सैनिक अलायंस का होना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने अभी बताया कि जब तक सैनिक अलायंस एक फॉर्मल तरीके से कागज पे सारे वो देश हस्ताक्षर नहीं करें, कोई देश बांधे नहीं होता है दूसरी देश की मदद करने के लिए अगर उस पर युद्ध होता है। तो ये सैनिक अलायंस इस वक्त चीन के विस्तारवाद को एक ही चीज रोक सकती है, और वो है एशिया पैसिफिक में एक सैनिक अलायंस होना। और ये जितना हम डिले कर रहे हैं उतनी हम मुसीबत अपने पे मोल ले रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल सर, और पूरी इस चर्चा का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि भारत क्वाड में है, स्क्वाड में नहीं है, ऑकस में नहीं है, लेकिन भारत किसी मिलिट्री अलायंस में जाना नहीं चाहता, खासकर चीन के खिलाफ जो हमने रुझान देखे हैं, हाल ही में जो बयान देखे हैं। आप थोड़ा सा अलग नजरिए से चीजों को पेश कर रहे हैं। अगर भारत किसी मिलिट्री अलायंस में जाता है तो क्या यह रूस से भी दूरी नहीं होगी? क्योंकि वो मिलिट्री अलायंस रूस के खिलाफ भी होगा फिर, क्योंकि जापान का रूस के साथ और दूसरे देशों का भी रूस के साथ कहीं ना कहीं टेंशन है। हम इसे कैसे देख सकते हैं? राजेश जी, हमारे रूस के साथ रिश्ते आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं। जैसे जैसे 2011 के बाद से, जब से 2011 में अमेरिका राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया, और उसके बाद अमेरिका का टेंशन इंडो पैसिफिक रीजन में आ गया। 2011 के बाद भारत और अमेरिका की दोस्तियां, नजदीकियां बढ़ती गई, और जैसे जैसे हमारी और अमेरिका की दोस्तियां, नजदीकियां बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारी और रूस की दूरियां भी बढ़ती गई। आज की तारीख में रूस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ गहरी मित्रता रखे हुए, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है। रूस चीन के साथ तो बिल्कुल एकजुट हो चुका है, जबकि उसे पता है कि चीन और भारत के काफी टेंशन चल रहे हैं, खास करके गलवान वैली इंसिडेंट के बाद। तो इस वक्त जरूरी यह है कि हमने अपने इलाकों को बचाना है, और हम अकेले ये नहीं कर पाएंगे जब तक हम एक सैनिक अलायंस में नहीं जाएंगे। एक बार 2035 के युद्ध का जो घड़ी है वो टल गई, वो युद्ध या तो ना हो, भगवान की कृपा से वो युद्ध कभी ना हो, या वो अगर वो युद्ध हो, हम इस सैनिक अलायंस को जीत जाएं, तब हम इस सैनिक अलायंस से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास समय सिर्फ 11 साल बचे हैं 2035 के लिए, और हमें एक सैनिक अलायंस ही हमें बचा सकता है। जी, वो बड़ी अहम बात आपने कही, और आपने ये भी कहा, और मुझे बड़ी अच्छा भी लगा सुनकर कि अमेरिका भी ये मान रहा है कि चीन का मुकाबला अकेले दम पर नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत में अभी भी सर, बी फ्रैंक, बहुत सारे ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि नहीं, बेशक अमेरिका चीन का मुकाबला अपने दम पे ना कर सकता हो, भारत करने में सक्षम है। आखिरी टिप्पणी आपकी सर। देखिए, आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल आगे, 3 दशक या 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में। और अगर हम पाकिस्तान का फैक्टर भी चीन के साथ जोड़ दें तो ये पलड़ा चीन पाकिस्तान के फेवर में बहुत ज्यादा हो जाता है। हम अगर बात करें पहले युद्धों की, पहले युद्ध को हमने जो लड़े वो हमने 1 to 1 लड़े। हमने 4 युद्ध पाकिस्तान से लड़े, हमने 1 युद्ध चीन से लड़ा, लेकिन ये सारे युद्ध ये दोनों देशों के साथ अलग अलग समय पे थे। और पहले की युद्धों की जो टैक्टिक्स थी वो आज वर्तमान समय में बदल चुकी है। पहले के युद्ध फॉलो करते थे एयर लैंड बैटल डॉक्ट्रिन 1982 का, और जो युद्ध होंगे जो चीन करेगा वो फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन 2001 की फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन होगी। और इस फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन में जो युद्ध है वो जमीन, समुंदर,
हवा, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस, ये सारी 6 डोमेन में युद्ध होगा। और चीन ही एकमात्र देश है पूरी दुनिया में आज तक जिसने 2014 में ऐलान किया कि सारी 6 डोमेन में किसी भी देश के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है, अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन 2014 की। और ऐसा दावा आज तक, आज हम 2024 में, ऐसा दावा आज तक अमेरिका ने नहीं किया है। तो जहां तक भारत की बात है, बहुत जरूरी हो जाता है एक रियल चेक लेना। जहां तक एक सेकंड और मैं चाहूंगा, जब तक हम रियल चेक नहीं लेंगे राजेश जी, हम एक फॉल्स फसाड में रहेंगे, हम एक गलत फहमी में रहेंगे। चीन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का नंबर 2 देश है, अमेरिका नंबर 1 है। लेकिन जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन तैयारी कर रहा है, 2030 तक चीन दुनिया का नंबर 1 देश हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आगे की लड़ाइयां जैसे होंगी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा दर्शकों को बताने के लिए कि अब तक हम लड़ाइयां देखते रहे कि सेना जाती है, फिर एयरफोर्स और नेवी सपोर्ट करते हैं। ये हमने लड़ाइयां देखी आज तक। जो चीन की लड़ाई होगी उसका मैं 1 मिनट बताना चाहूंगा कैसे होगी। चीन जब किसी भी देश पे वार करेगा, सबसे पहले उस देश के इंटरनेट को बंद कर देगा, उस देश की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर देगा, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। आपके जो सैनिक कमांडर होंगे फील्ड में एक दूसरे से रेडियो सेट पे बात नहीं कर पाएंगे। आपका इंटरनेट क्रैश हो जाएगा, आपका बैंकिंग, आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सारा क्रैश हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल नेता उस वक्त का अपनी सेना के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और साइबर वार होगा, उसके बाद स्पेस वॉरफेयर होगी, स्पेस से मिसाइलें दागी जाएंगी। और जब ये सारा हो जाएगा और जिस देश पे हमला किया, जब वो देश बहुत ये एक ब्लो लेगा अपने पे, तब चीन की सेना और वायुसेना जाएगी। तब तक उसकी जो 90% जीत वैसी पूरी हो चुकी होगी साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेस की वजह से। तो आने वाले युद्ध को समझना है, पहले वाले युद्ध अलग थे, आने वाले युद्ध बिल्कुल अलग होंगे। बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जयेश सोढी सर, आपने इतना लंबा वक्त दिया और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद इसके लिए। थैंक यू सर।